हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाज का बोध। देखिए, आज इसी क्रम में हमारा यहाँ पर अध्याय दूसरा चल रहा था। यहाँ पर हम ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम यहाँ पर इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करें हम आज के चैप्टर की। देखिए, आपने पार्ट 1 में जो है जो सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं उन 5 बृहद स्रोतों के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी, जिनमें आपका पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन थे। उनके बारे में हमने वहाँ पर एक विस्तार से चर्चा की थी। जाना था कि लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। आज हम यहाँ पर आपकी अगली हेडिंग है सामाजिक व्यवस्था। ये सामाजिक व्यवस्था क्यों जरूरी है और सामाजिक व्यवस्था जो यानी सामाजिक परिवर्तन जब जब आएगा तो वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था का क्या रोल है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अक्सर यहाँ बताया गया है कि सामाजिक घटना या प्रक्रियाओं का अर्थ क्या होता है, ये हमें विषमताओं में ही साफ उभर कर सामने आता है। यानी कि कोई प्रक्रिया है या कोई घटना घटित हुई है, जब वो चीज़ें विषम होंगी यानी चीज़ें एक जैसी नहीं होंगी, तभी हमें समझ में आएगा कि कोई नया कुछ नया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया गया है कि आपको किताब में ये अक्षर लाइनें पढ़ने में समझ में आ रही हैं क्योंकि ये एक जैसी नहीं है, यानी इनके जो शब्द हैं एक जैसे नहीं है। अब मान लीजिए पूरी किताब में केवल ए वर्ड ही लिखा होता, केवल यही एक वर्ड लिखा होता, तो क्या आपको पढ़ने में आता, आपको अर्थ समझ में आता? नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, आप इन्हें पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर वही है, कोई सामाजिक घटना प्रक्रियाएं वगैरह होती हैं तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब उनमें कुछ अंतर होता है, कुछ अलग होता है, तब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वही इसी प्रकार आपकी जो एक प्रक्रिया है, इसके रूप में जो सामाजिक परिवर्तन है ये भी एक अर्थ ग्रहण करता है। इसकी निरंतरता की पृष्ठभूमि में या परिवर्तन के अभाव में, यानी कहने का मतलब क्या है, सामाजिक परिवर्तन कब आता है, या तो कुछ चीज़ें जो है लगातार हो रही हो, लगातार होने के उपरांत वहाँ पर कोई परिवर्तन देखने को मिलता हो, या फिर वहाँ पर मान लीजिए कुछ चीज़ है वो होती जा रही है और वहाँ पर कोई परिवर्तन का अभाव है, कुछ नयापन नहीं है उनमें, तो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी एक प्रक्रिया है, परिवर्तन एकदम नहीं आ जा रहा है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। यहाँ पर बताया गया कि परिवर्तन एक संकल्पना के रूप में तभी अर्थवान यहाँ पर लगता है जब कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जो कि बदलती नहीं है। यानी कि परिवर्तन कम होता है जब पुराने का नए से विरोधाभास होता है। परिवर्तन का मतलब क्या है, जब पुराने का नए से विरोधाभास होता है तभी तो पता चलता है कि परिवर्तन आया है। अब भाई यहाँ पर कोई विरोध करने वाला ही ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। जब एक विरोधाभास हो तभी पता चलता है हमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कुछ चीज़ें पुरानी होती हैं, जैसे साम्य और वैषम्य की संभावना जब देखें, तब हमें परिवर्तन हम पता चल पाता है। जैसे एग्जाम्पल आप अपने समाज का ले सकते हैं। समाज में आपके कुछ प्रचलित रीति रिवाजें हैं, अब वो रीति रिवाजें कब बदल गई या कब उनमें परिवर्तन आया, ये तब पता चलेगा जब पुराने रीति रिवाज मानने वाले नए वालों के सामने आए, तभी तो पता चलेगा। जब पुराने वाले कहें कि भाई हमारे जमाने में ये रीति रिवाज थे, आपके जमाने में ये रीति रिवाज हैं, तो कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन पता चलेगा। अब मान लीजिए सभी एक जैसे ही हैं, यानी मान लीजिए सभी लोग एक जैसा ही रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, तो परिवर्तन पता नहीं चल पाएगा हमें। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि साम्य और वैषम्य की जब संभावना देखें तब हमें परिवर्तन हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है और ये सुस्थापित सामाजिक प्रणालियां परिवर्तन का प्रतिरोध और उसे विनियमित करती हैं। यानी कि जो प्रणालियां स्थापित हैं समाज में, आपने सामाजिक व्यवस्था में आपने पढ़ा था कि कुछ समाज में ऐसी प्रणालियां होती हैं, कुछ समाज में ऐसे तबके होते हैं या लोग होते हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने आप को आगे लाते हैं। उनका मानना ये है कि समाज में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं या फिर जो कुछ नया करने की कोई सोच रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं रोका जाए, कुछ सामाजिक मूल्य या मानदंड लगाए जाएं ताकि नए परिवर्तन यहाँ पर स्वीकार न हो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक क्रम के अंतर संबंधों को देखने का दूसरा तरीका है यह सोचना कि समाज परिवर्तन को रोकना, हतोत्साहित अथवा नियंत्रित क्यों करना चाहता है। यानी कि एक क्वेश्चन ये उठकर सामने आता है। हमने ये तो पढ़ा कि यहाँ पे पुराना नए का यहाँ पे विरोध होता है, लेकिन हम ये जानना तो जरूरी है कि वास्तव में ऐसी क्या बात है कि ये लोग विरोध करते हैं। यानी कोई भी नया परिवर्तन आता है तो लोग इसे हतोत्साहित करते हैं, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं बल्कि नियंत्रित करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? रीजन सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट निकल कर आता है स्थायित्व। यानी लोग स्थायित्व बनाए रखना चाहते हैं। लोगों का मानना यह है कि जो प्रचलित रूप से चला आ रहा है वो ऐसा ही बना रहे, यानी जो हमारी रीति रिवाज पहले से चली आ रही है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो आज भी वैसी कायम रहे। इसलिए लोग विरोध करते हैं क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि हमारी जो पिछली रीति रिवाज या मानक है वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएंगे या बिल्कुल उनका कोई काम नहीं रह जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, स्थायित्व बनाए रखने के लिए लोग जो है यहाँ पर इसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं।
अब इसमें एक चीज़ और निकल कर आई है कि जो विरोधी भाव है, यानी कि यहाँ पर जो विरोधी भाव है ये समाज क्यों करता है, क्यों, ऐसा रीजन क्या है कि समाज इसका विरोध क्यों करना चाहता है। फिर से वही सवाल है, तो रीजन वही है, स्थायित्व बनाए रखने के लिए। स्थायित्व कैसे है अब वो भी हम जानते हैं। आपने सामाजिक जो संरचना पढ़ी थी और सामाजिक स्तरीकरण भी पढ़ा था कि समाज, हमारी संरचनाएं समाज की है और उसमें समाज जो है तमाम स्तरों पर विभक्त भी है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो समाज है असंगत रूप में संस्थित है, यानी कि यहाँ पे तमाम स्तर बने हुए हैं, यानी आर्थिक संसाधनों के आधार पर, सामाजिक स्तर, राजनीतिक शक्ति के आधार पर विभिन्न विभिन्न लोग अपनी विभिन्न विभिन्न जो है यहाँ पर शक्तियाँ रख रहे हैं, तो उनके विभिन्न विभिन्न स्तर बने हुए हैं। और हर स्तर यहाँ पर यही चाहता है कि हम एक स्थायी, यानी कि हम जो है एक स्थायी भाव में रहें, यानी हम यथास्थिति में रहें। यानी कि यहाँ पर वही, यानी हर व्यक्ति वही चाहता है, जिनकी स्थिति अनुकूल है वे यथास्थिति चाहते हैं, यानी जो विपरीत परिस्थितियों में है वो परिवर्तन चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए कुछ समाज में ऐसे वर्ग हैं जिनका आर्थिक संसाधनों पर जो है प्रभुत्व है, वो हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर हमेशा कब्जा बना रहे। लेकिन जो लोग आर्थिक संसाधनों से वंचित हैं वो लगातार आवाज उठाएंगे, वो लगातार परिवर्तन की मांग करेंगे, वो लगातार यही कहेंगे कि जो आर्थिक संसाधन है उन पर सबका हक होना चाहिए, क्योंकि ये देश के संसाधन है। तो यहाँ पर वही चीजें निकल कर आती हैं और ऐसे विरोध क्रिएट होता है। तो यहाँ पर समाज के शासक या प्रभावशाली वर्ग जो होते हैं ये अधिकांश से सामाजिक परिवर्तन का जो है प्रतिरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपनी यथास्थिति चाहते हैं। इनका मानना ये है कि हमारी जो यथास्थिति है, हमारा जो कह सकते हैं स्टेटस है समाज में, वो टूटे ना, हमारी स्थिति वही बनी रहे। वहीं जो अधीनस्थ या शोषित वर्ग होते हैं ये लगातार परिवर्तन की पैरोकारी करते हैं, क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो इनके हित में होता है। परिवर्तन जो होता है किसी भी शोषित या वंचित वर्ग के हित में होता है। ये हमेशा परिवर्तन की पैरोकारी करते हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपना आज़ादी का जो आंदोलन है उसमें आप, और उस समय भी बहुत सारे आंदोलन थे, आज़ादी के आंदोलन, जातिगत आधार पर भी आंदोलन हुए थे, आपने देखा होगा। तो कुछ समूहों ने, कुछ जातियों ने, जब हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था। आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उसकी पैरवी की थी। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। यानी कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, इन्हें एंट्री नहीं देनी चाहिए, यानी कि इन्हें एंट्री देने का मतलब ये है कि इन्हें पास में बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊंच नीच का जो फर्क है, यानी अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाला, वो मिट जाएगा, हमारी वो क्या वैल्यू रह जाएगी। तो ऐसे करके लोगों ने उसका प्रतिरोध किया, विरोध किया। तो वही सब चीज़ें हैं। यानी अधिकांशतः अमीर और शक्तिशाली वर्ग जो है ये तरफदारी करता है, परिवर्तन, यानी परिवार जो है यहाँ पर ये लोग स्थायित्व की तरफदारी करते हैं और परिवर्तन के प्रतिरोध में इनकी तरफदारी जो होती है कहीं ना कहीं सफल भी रहती है। अगली बात यहाँ पर बताई गई है कि यह माना जाता है कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से प्रतिबंधित नहीं है। ये लोग, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था समाज में प्रचलित है, ये यहाँ पर जो विचार हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपके विचार हैं इनसे प्रतिबंधित नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि समाज के बनाए हुए जो नियम हैं, आचार विचार हैं, वो हमेशा व्यक्ति को बदल नहीं सकते हैं। यानी कि एक हद तक तो व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उसे बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पर जैसे समाज में, हर समाज में आप देखेंगे कि यह सामाजिक संबंधों के विशिष्ट पद्धति, मूल्यों और मानदंडों के सक्रिय अनुरक्षण और उत्पादन को यहाँ पर निर्देशित करता है। देखिए मूल्य क्या है? मूल्य व्यक्ति या समूह के द्वारा माने जाने वाला जो है विचार होता है, और ये बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और विभिन्न मूल्य जो होते हैं वो मानव संस्कृति की विभिन्नता के अलग अलग पक्षों को दर्शाते हैं। तो ये मूल्य है। मानक क्या होता है? मानक क्या है? व्यवहार के एक नियम है जो कि संस्कृति के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं या उन्हें मूर्त रूप देते हैं, और मानकों के पीछे हमेशा एक दूसरे की स्वीकृति लगी होती है। यानी कि यहाँ पर एक उनकी अनौपचारिक रूप से निंदा या फिर दंड का एक भाव होता है, तो इसलिए इन्हें हम मानदंड के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें आ जाती हैं कि समाज को, परिवर्तनों के विचारों को प्रतिबंधित हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने अपने कुछ मूल्य बनाए हैं, कुछ अपने मानदंड क्रिएट किए हैं, जिनके जरिए समाज के परिवर्तनों को रोकने की हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक मानदंडों को स्वीकार कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर होता है मानदंड स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रयास वही होता है कि कैसे भी करके जो आपकी सामाजिक व्यवस्था है ये बनी रहे, ये सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर टूटे ना, बस यही प्रयास होता है। तो यहाँ पर लगातार कुछ लोग क्या करते हैं, सामाजिक मानदंडों यानी मूल्यों और मानदंडों का हवाला देते हैं, कहते हैं कि इनसे हमारे मूल्य और मानदंडों की हानि हो रही है, कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए आप सामाजिक परिवर्तन न लेकर आएं। ऐसी बातें यहाँ पर कही जाती हैं। यहाँ पर अगली बात बताई गई है, यहाँ कहा गया है सामाजिक व्यवस्था के सहज ये संकेंद्रण का, यानी सामाजिक व्यवस्था के सहज संकेंद्रण का स्रोत मूल्यों मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी इनके मूल्य हैं इनसे ही इसके संकेंद्रण का स्रोत, संकेंद्रण का मतलब क्या है, इनके केंद्रीय विचारों का स्रोत यहाँ पर निर्धारित होता है कि क्या केंद्रीय विचार है, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी हम यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर इसका सार अगर निकाल कर देखें तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आता है कि समाजीकरण की व्यवस्था में जो हमने मूल्य या मानदंड बनाए हैं ये किसी मनुष्य को रोबोट नहीं बना सकते हैं। यानी कि
अपेक्षा ये बिल्कुल करें कि हमने जो सामाजिक या नैतिक मूल्य बना दिए हैं, इनसे व्यक्ति का जो आचरण होगा, आदर्श होगा, समाज की जो भी यहाँ पर समाज में उसने पृष्ठभूमि है उसकी, उसी अकॉर्डिंग होगा, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कई बार क्या होता है, यानी कि यहाँ पर हर समय प्रत्येक मानदंड के लिए पूर्ण और स्थायी सहमति तैयार नहीं कर सकता हर समय, यानी कोई व्यक्ति जो है हर मानदंड के लिए हमेशा उसका एक विचार जो है एक जैसा नहीं रह सकता है। कई बार हमें देखने को ये मिला है कि कुछ व्यक्ति जो पहले किसी धारणा को लेकर मान लीजिए उसको सहमत थे, यानी कुछ व्यक्ति क्या थे अपनी कुछ धारणाओं को लेकर सहमत थे, लेकिन कुछ समय बाद ये भी देखने को मिलता है उनके विचार उसी धारणा को लेकर बदल जाते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि तमाम आपने देखा होगा कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर हम आज से 2 साल पहले या 4 साल पहले हमें वो लगता था कि हाँ भाई बिल्कुल सही रीति रिवाज है, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोच डेवलप होती गई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें लगने लगा कि ये विचार गलत है, इनकी जगह अब नए विचार आने चाहिए। यानी कई बार हम अपने विश्वासों को वापस मान लेते हैं जिन्हें हमने पहले माना और फिर छोड़ दिया है। ये सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर वही सब चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं बार बार। इसलिए सामाजिकरण क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक अथक प्रयास करता है, लेकिन यह प्रयास भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। सामाजिक मूल्य और मानदंड जो बनाए हैं ये पूरी तरह से मनुष्य को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। आधुनिक समाज अगर हम देखें, यानी अधिकतर आपके आधुनिक समाजों को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ रूप में यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, कुछ सामाजिक मानदंड हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे कानून हुआ, संविधान हुआ, लोगों पर जो है नियंत्रण बनाने के लिए, तो इनके पास शक्ति है, दबाव वगैरह है, ऐसे करके ये लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब हम शक्ति का प्रयोग करते हैं, शक्ति में एक चीज निकल कर आ जाती है, सत्ता पक्ष। सत्ता की परिभाषा अपने आप आ जाती है, यानी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, सत्ता करेगी। तो सत्ता की परिभाषा अधिकांशतः इसी रूप में दी जाती है कि सत्ता जो होगी वो स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। यानी यहाँ पर जब जब शक्ति का जिक्र होता है तब तब सत्ता की बात होती है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग सत्ता ही करेगी। यहाँ पर समाज में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, यहाँ पर समाज में कुछ चीजें हमें लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनका संबंध सत्ता के स्थायित्व से है, यानी सत्ता का संबंध इनका स्थायित्व या स्थिरता से है। यानी कि मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी हैं, तो पिताजी क्या है, पिताजी का संबंध एक स्थायित्व से है। यानी आपके पिताजी ने जो वहां पर घर में जो मूल्य बना दिए हैं, कुछ मानदंड बना दिए हैं, आपको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अभ्यस्त हो जाते हैं। यानी आपके पिताजी ने घर के जो रूल बना दिए हैं कि घर में 7 बजे के बाद कोई भी लड़का या लड़की घर से बाहर नहीं जाएगा, घर में ही रहेंगे सब लोग, इस तरह से हैं, रात के समय कोई बाहर नहीं घूमेगा। यानी तमाम जो रूल होते हैं घर के, वो हर घर के अलग अलग रूल बनाए जाते हैं, मूल्य या मानदंड अलग होते हैं। तो वही सब चीजें हैं, लेकिन आप क्या है, आप क्यों स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि परमानेंट है, क्योंकि आप पिता को बदल नहीं सकते हैं, पिता के नियम आपको मानने ही पड़ेंगे। नहीं, सत्ता का संबंध उनका क्या है, स्थायित्व से है। तो इसलिए क्या करते हैं आप उन्हें अपने डेली रूटीन में, आपकी डेली हैबिट में उन्हें जो है ढाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें हैं। यदि सामाजिक तथ्य नियम पूर्वक अथवा आदतन सत्ता की स्थिति में होते हैं तो इसे प्रभावी माना जाता है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नियम पूर्वक हों या फिर आदतन हो, आदतन का मतलब एक हैबिट में हो। यानी हमारे पिता हैं, उन्होंने घर में जो भी अपने मानदंड बनाए हैं तो हमारी भी हैबिट में आ जाती हैं कि हाँ भाई उनके मानदंडों को हमें फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर कई स्थितियां ये देखने को मिली हैं, यहाँ पर हमें कई बार हमें ये देखने को मिला है कि इन्हें चुनौतियां भी मिलती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है, कभी कोई विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यह हो सकता है कि व्यक्ति को कुछ कार्य यहाँ पर जबरन भी करना पड़े। यानी कि यहाँ पर हम ये देखते हैं सत्ता की स्थायित्वता में कि यहाँ पर सत्ता की स्थायित्वता के दबाव में कुछ लोगों को क्या होता है, जबरन भी कुछ कार्य करने पड़ जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर आपने ये वाला जो टॉपिक था सामाजिक व्यवस्था, ये यहाँ पर पूर्ण कर लिया है। अगली हेडिंग है आपकी प्रभाव, सत्ता और कानून। देखिए यहाँ पर प्रभाव का मतलब क्या है, डोमिनेशन का मतलब क्या है। ऑब्वियस सी बात है, आपने सोचा होगा जिस व्यक्ति के हाथ में सत्ता है, जिस व्यक्ति के हाथ में पावर है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा, वो कोशिश भी करेगा अपना प्रभाव दिखाने की। यानी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब किसी सरकारी विभाग में होता है, किसी बड़े पद पर आसीन होता है, तो अपना रौब झाड़ता है कि भाई हम ये हैं, हम ये करवा देंगे, तो उसे ही प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर वही एक प्रश्न किया गया है कि यह कैसे हो सकता है कि प्रभाव अप्रतिरोधक हो जबकि यह सीधे तौर पर असंतुलित संबंधों पर आधारित है। असंतुलित का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये पावर मिली है और पावर के आधार पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, वो पावर जो है अनियमित रूप से मिली है। अनियमित का मतलब क्या है, क्योंकि सामाजिक वर्गीकरण आप देखते हैं तो सामाजिक वर्गीकरण में सभी को समान संसाधन नहीं मिलते हैं, सभी को समान अवसर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि प्रभावशाली वर्ग असंतुलित संबंधों में अपनी शक्ति के बल पर सहयोग प्राप्त करते हैं।
यानी असंतुलित संबंध किनके हैं, यानी कि आप समाज में मौजूद जो लोग हैं उनके असंतुलित संबंध हैं। एक जैसे पायदान पर नहीं है सभी लोग। कुछ लोग जो है समाज में ऊपरी पायदान पर मौजूद हैं तो बहुत जल्दी अपने आप में पावर में ले आते हैं और पावर में लाने के बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं। कुछ लोग जो है समाज में निचले तबके पर हैं, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। सामाजिक संदर्भ में इनका जो प्रभाव है या इनका जो पावर है, यानी इनकी जो शक्ति है जिसे हम कह सकते हैं पावर, तो ये कैसे है, यानी ये शक्ति इनकी काम कैसे करती है, इनका प्रभाव यानी शक्ति इनकी काम कैसे करती है, क्यों करती है, क्या लोग केवल इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि इनसे इन्हें भय लगता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी शक्ति हो, शक्ति तभी काम करती है जब इसे वैधता प्रदान हो, यानी इसे हमने ऑथेंटिसिटी कर दे दी है, कि इसे वैधता दे दी है कि हाँ भाई आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सरकारी विभाग में आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन गया है, तो उसके कार्यक्षेत्र में उसे अधिकार मिला हुआ है, वैधता मिली हुई है, और ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वीकृति की स्थिति जो कि शक्ति संतुलन में अंतर्निहित है, यानी एक स्वीकृत मिली हुई है उसे, यानी ऑथेंटिसिटी है, वैधता है उसकी, आप ये शक्ति इस कार्य क्षेत्र के भीतर आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर वही बताई गई है कि भाई ऐसी चीजें जो वैध हैं, उचित, सही और ठीक मानी जाती हैं, यानी सामाजिक संविदा के रूप में इसे स्वीकृत किया गया है, सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया है, तो ये वास्तव में आपको शक्ति है। आप ऐसे करके शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हैं और लोग उस शक्ति से डर भी रहे हैं, आपको मान भी रहे हैं, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर शक्ति के रूप में एक बात बताई गई है कि शक्ति अपने आप में सच्चाई है और कानूनी भी हो सकती है या फिर नहीं है। शक्ति कई बार क्या है, कानूनी रूप भी ले लेती है और या फिर नहीं भी। मैक्स वेबर, इनका अनुसार इन्होंने कहा है कि सत्ता जो है वो हमेशा कानूनी शक्ति है, यानी कि ये शक्ति जो है हमेशा न्याय संगत और ठीक समझी जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर है, जज है, स्कूल है, सब अपने अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी इनके कार्य में जो इनकी सत्ता निहित है उसका ये प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इन्हें जो है लिखित रूप से आप देखते होंगे सत्ता प्रदान की गई है कि भाई ऑफिशियली ये व्यक्ति जो है अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और इनके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको उसका प्रभाव मानना पड़ता है। सत्ता का अर्थ क्या है? सत्ता का अर्थ है समाज के अन्य सदस्य जो इसके नियमों और नियमावलियों को मानने के लिए तैयार हैं और इस सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने को बाध्य हैं। सत्ता का मतलब क्या है? समाज के जो अन्य सदस्य हैं एक नियम और नियमावली बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग किसी चीज को मानने को तैयार हैं, उसे अपने ऊपर स्वीकार करने को तैयार हैं, तो वो चीज बताई गई है। जैसे एक जज है, जज का अपना एक कार्यक्षेत्र होता है, यानी जज का अपना एक कार्यक्षेत्र कौन सा है? कोर्ट रूम है। कोर्ट रूम के बाहर नहीं चलेगी जज की, कोर्ट रूम के अंदर ही चलेगी, यानी डिसीजन जो है अपने फैसले जज जो है कोर्ट रूम में ही सुना सकता है और कोर्ट रूम के अंदर उसके दिए हुए फैसलों को वहां पर मौजूद जो नागरिक है उनको मानना पड़ेगा। कोर्ट रूम से बाहर आते ही यहाँ पर जज भी एक सामान्य नागरिक हो जाता है। अब जैसे बाहर आ जाए तो पुलिस का रोल है, तो अगर मान लीजिए जज है, जज सड़क पर जा रहा है और ट्रैफिक के कोई कानून तोड़ रहा है, तो वहां पर ट्रैफिक हवलदार भी जो है जज पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। क्यों? अब जज वहां पर अपने कार्यक्षेत्र में नहीं है, जज कहां पर आ गया है? जज आ गया है पुलिस के कार्यक्षेत्र में आ गया है और पुलिस के कार्यक्षेत्र में उसे ट्रैफिक पुलिस को ये अधिकार मिले हुए हैं अपनी सत्ता का प्रयोग करने के, उस शक्ति का प्रयोग करने के जो कि उसके जो है मानदंडों को तोड़ रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए जज ट्रैफिक लाइट तोड़ता है तो जज के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई का मतलब फाइन वगैरह लगेगा। तो यहाँ पर यानी सड़क पर उसे जो पुलिस की कानूनी सत्ता को मानना पड़ेगा। वैसे ही नागरिकों के लिए है, यानी नागरिक क्या है? नागरिकों का निजी जीवन उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा से तब तक बाहर रहता है जब तक कि वे संदिग्ध या गैर कानूनी कार्य न करें, यानी पुलिस के दायरे से कब तक ये दूर रहते हैं नागरिक तब तक दूर रहते हैं जब तक कोई भी संदिग्ध कार्य में या फिर गैर कानूनी कार्य में संलिप्त ना हो, तब तक वो लोग उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं। समझे? किनके? पुलिस के अधिकार क्षेत्र से ये लोग बाहर रहते हैं। शिक्षक की सत्ता भी अपने क्लासरूम में चलती है। शिक्षक घर के लिए जिम्मेदार नहीं है, शिक्षक की जो सत्ता है वो उसके क्लासरूम के लिए दी गई है कि क्लास के भीतर आपको कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे गाइड करना है, आप क्लासरूम के भीतर ही कर सकते हैं, वो घर पर नहीं कर सकता है, क्योंकि घर की जो सत्ता है वो आपके अभिभावक यानी आपके जो गार्जियन है, अभिभावक हैं, उनके हाथ में, आपके माता पिता के हाथ में है कि वो बच्चे को कैसे डांटेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो वो सब उनके हाथ में है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे कुछ अन्य प्रकार की सत्ता भी है यहाँ पर जिनको सख्ती से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हाँ कुछ सहमति के आधार पर इनका प्रभाव एक महत्वपूर्ण प्रभाव बन गया है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है धार्मिक नेता की शक्ति। धार्मिक नेता की शक्ति को कई बार क्या है, इन संस्थाओं ने एक औपचारिक अमली जामा पहना दिया है, एक औपचारिक रूप से इन्होंने जो है इसे गढ़ दिया है। जैसे धार्मिक वर्ग के नेता हैं या फिर छोटी संस्थाओं के अल्पसंख्यक धार्मिक
नेता हैं, ये बिना औपचारिक हुए भी यहाँ पर बहुत ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एक समूह की आस्था होती है इनमें एक पूरा समूह जो है इन व्यक्तियों में आस्था रख रहा है, तो इसलिए लगातार ये ताकतवर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और समाज में प्रभावशाली व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक शिक्षाविद है, कलाकार है, लेखक है, या अन्य कोई बुद्धिजीवी है। ये अपने अपने क्षेत्रों में बिना किसी फॉर्मेलिटी के, यानी इनके ऊपर ठप्पा लगना जरूरी नहीं है कि भाई कानूनी रूप से वैध हैं, ये वैध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों की इनमें आस्था है, लोगों की यहाँ पर सहमति है कि हाँ भाई ये बात जो कह रहे हैं, रख रहे हैं बात, वो सही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी शक्तिशाली हो जाते हैं, यानी बिना औपचारिक हुए ये भी काफी शक्तिशाली समाज में आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही आपका एक एग्जाम्पल और दिया गया, मान लीजिए कोई अपराधी गिरोह का मुखिया है, वो भी यही है कि वो भी यहाँ पर ऐसे शक्तिशाली माना जाता है। तो ऐसे करके आप देखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ तरह के जो कानून होते हैं समाज में, समाज को चलाने के लिए, कुछ तो होते हैं लिखित रूप में जिसे हम संहिताबद्ध कहते हैं, और कुछ लोग होते हैं इनफॉर्मल भी, यानी अनौपचारिक रूप से होते हैं। और जब जब कानून की बात आती है, यानी कि जब देश में लागू होने वाले कानून की बात आती है, तो कानून हमेशा सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड के रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि प्रॉपर रूप से उन्हें लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया केवल उन पर जो अमल नहीं हो रहा है, हमने यहाँ प्रॉपर रूप से लिखा है। और मान लीजिए हम इनका पालन नहीं कर रहे हैं तो नागरिक हमसे पूछ सकते हैं कि भाई ये हमें अधिकार जो दिए गए हैं ये कहाँ गए। तो यहाँ पर कानून क्या है, सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड या नियम होते हैं, और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, लिखे जाते हैं। और नियम किस प्रकार बनाए जाएंगे, कैसे बदले जाएंगे, और उनको कोई तोड़ता है तो क्या होना चाहिए, ये सब इन कानून के अंदर बताया जाता है। खास करके आधुनिक लोकतंत्र अगर आप जानते हैं, आधुनिक लोकतंत्र के बारे में, इसके ढांचे के बारे में अगर आपने पढ़ा है पॉलिटी में, तो आप जानते होंगे कि कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वास्तव में किसकी होती है, विधायक का। यानी आपने अपने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो लोग आपकी तरफ से फैसला लेकर वहां पर कानून बनाते हैं, और उन कानूनों को स्वीकार करने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी सहमति से अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि का चुनाव किया है, और प्रतिनिधियों को ये अधिकार दिया है कि वो हमारी तरफ से कानून बनाएंगे, और जब वो कानून बनाकर लाते हैं तो आपको वो मानने पड़ते हैं। यानी कि ये कानून नियमों को बनाते हैं जिनके द्वारा समाज पर शासन किया जाता है, और कानून जो है प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, यानी देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर जो फॉर्मल कानून है वो लागू होता है। यानी इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मल यानी संविधान के रूप में जो है वो लागू होता है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि प्रभाव शक्ति के तहत कार्य करता है, परंतु इसमें से अधिकांश शक्ति वास्तव में कानूनी शक्ति अथवा सत्ता होती है। यानी कई बार आप यहाँ पे प्रभाव को फिर से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कई बार आप ये देखेंगे जो प्रभाव है एक पावर की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि मान लेते हैं कोई प्रभाव है किसी व्यक्ति का एक पावर की तरह, यानी एक आईएएस ऑफिसर है, और आईएएस ऑफिसर अगर कहीं ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो बेशक उसकी गलती है, लेकिन वो अपना प्रभाव दिखा देगा कि हम आईएएस ऑफिसर हैं, तो कहीं ना कहीं धौंस टाइप जम जाती है। धौंस का मतलब आप जानते होंगे रुतबा झाड़ना, किसी के ऊपर रौब झाड़ना। तो वहां पर वही बताया गया है कि भाई प्रभाव शक्ति के तहत कार्य करता है, लेकिन अधिकांश शक्ति वास्तव में कानूनी शक्ति यहाँ पर या सत्ता होती है। कई बार क्या है, ये अधिकांश जो शक्ति है किसी के पास ये कानूनी शक्ति होती है या सत्ता होती है। अब कानूनी जो शक्ति है, ऑब्वियसली बात है, आपने ऊपर पढ़ा है कि ये संहिताबद्ध है, प्रॉपर रूप से लिखी हुई है। और लिखने का मतलब ये नहीं है कि कानूनी जो आपकी संरचना है, कानूनी शक्ति जो कानून बनाए गए हैं, ये हमेशा ही यहाँ पर भरोसा इन पर हम कर लें। कई बार तो ये होता है हम कानूनों का विरोध भी करते हैं, क्योंकि जब ये नैतिक आचरण के खिलाफ होते हैं तो हम इनका विरोध भी करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि कानूनी संरचना तथा संस्थागत मदद के कारण सहमति या सहयोग नियमित रूप से या भरोसे के आधार पर कर लिया जाता है। और कई प्रकार की जो शक्तियां हैं जो यहाँ पर बताया गया है कि जो समाज में जो प्रभावी हैं और लेकिन वे गैर कानूनी हैं, और कानूनी है भी तो कानूनी रूप से संहिताबद्ध नहीं है। यानी बहुत सारी समाज में शक्तियां आपको ये भी देखने को मिलेंगी जो कि आपके समाज में क्या है, गैर कानूनी है, और कानूनी होते हुए भी यानी संहिताबद्ध नहीं है, और समाज इन्हें मानता भी है, समाज इन्हें फॉलो भी करता है। ये इनफॉर्मल वे में है, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है विवाद, संघर्ष, अपराध तथा हिंसा। विवाद कैसे होते हैं, अपराध कैसे होते हैं और हिंसा कैसे होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास शक्ति होती है या पावर होती है, यानी कि उनका प्रभाव तो होता ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है अपनी वो शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। यानी उनकी शक्ति का होना या फिर कानून के रूप में उनके पास शक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि हर बार वो सही ही होंगे या हर बार जो वो कर रहे हैं उसका पालन करना जरूरी ही होगा। कई बार क्या होता है, कई बार अपने अहम को लेकर, अपने अहंकार को लेकर भी अपनी सत्ता का ये प्रयोग करते हैं, आप भी देखते होंगे। तो यहाँ पर वही है, प्रभाव जो है वो शक्ति, कानूनी सत्ता या कानून के अस्तित्व का अर्थ यह नहीं है कि हमेशा उनका पालन हो या उन्हें माना जाए।
समाज में विवाद तब उत्पन्न होता है जब किसी प्रचलित मत को लेकर एक असहमति व्याप्त होती है या असहमति निकल कर आती है। यानी कि कोई बात है, उस बात को लेकर आप सहमत नहीं हैं, और सहमत ना होने का रीजन है, तमाम रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको लगातार फोर्स कर रहा हो, बाध्य कर रहा हो किसी चीज़ को मानने के लिए, और वो बात आपको पसंद ना आ रही हो, तो ऐसा ही विवाद है। यानी विवाद क्या है, विस्तृत रूप में असहमति के लिए एक शब्द के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं इसे। विवाद को हम प्रतियोगिता और संघर्ष से अलग रखते हैं। प्रतियोगिता और संघर्ष एक विवाद नहीं है। प्रतियोगिता का अलग रोल है और संघर्ष का अलग रोल है, बल्कि विवाद जो है वो असहमति है, साफ साफ असहमति है। हमारी किसी से असहमति, किसी से हमारी नहीं बन रही है, तो हमारा विवाद है। युवाओं में भी एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। जैसे आज आप देखते होंगे आपके जो युवा हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आप देखते होंगे दोहरी संस्कृति मिलेगी या युवा असंतोष आपको देखने को मिलेगा। दोहरी संस्कृति से अभिप्राय क्या है? यहाँ पर दोहरी संस्कृति का मतलब क्या है कि आप समाज के कुछ अपने नियम हैं, कानून है, वो तो मानते ही मानते हैं। इसके अलावा आपने कोई नई संस्कृति भी अडॉप्ट की हुई है। यानी मान लीजिए आप भारतीय हैं, और भारतीय होने के बाद क्या है, आप आज का जो मॉडर्न कल्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं। आपके घर वाले कह रहे हैं कि भाई आपको जो है हेयर स्टाइल ऐसी रखनी है, कपड़े भारतीय परंपरा पर जो आपके जो परिधान पहनने हैं, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर उनका विरोध दर्ज करवाने के लिए आप बाल, वस्त्रों की फैशन से लेकर भाषा या जीवन शैली, इन सब में कहीं ना कहीं आप विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो ये क्या है, ये आप विरोध करने का एक नया तरीका है। यानी कि आप दोहरी संस्कृति का अनुकरण करके अपनी संस्कृति में विरोध भी जाहिर करवा रहे हैं और कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। विवाद आपका कुछ चीजें के रूप में विवाद बताया गया है कि विवाद कानून अथवा कानूनी सत्ता से असहमति अथवा विद्रोह भी होता है। यानी विवाद का मतलब क्या है कि आपका जो वर्तमान जो कानूनी सत्ता है, देश में मौजूद कानूनी सत्ता है, इससे असहमति हो सकती है या विद्रोह भी हो सकता है। और लोकतांत्रिक देश जितने भी हैं वहाँ पर विवादों को खास करके यहाँ पर छूट होती है, विवादों को कुछ स्तरों तक छूट होती है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको पता होगा हमें अपनी विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिली हुई है। हम किसी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, उसके लिए अपनी जो है राय रख सकते हैं, यहाँ पे विरोध भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक कानूनी वे में, तो वो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि भाई यहाँ पे बताया गया है कि सभी भारतीय एक जैसे हैं, एक जैसे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ जो हमारे व्यवहार हैं उन व्यवहारों में हम असहमत भी होते हैं। कई मुद्दे को लेकर हमारी राय अलग अलग होती है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके संविधान का कि सभी राजनीतिक दल जो हैं इन सबकी अपनी अपनी एजेंडा अलग अलग है, कार्यसूची यानी कि अलग अलग है, यानी हर कोई अपना अलग अलग एजेंडा लेके चल रहा है। कुछ धर्म को लेकर एजेंडा चल रहा है, कुछ किसी का जो है पूंजीपति वर्ग को लेकर एजेंडा चलता है, किसी का समाजवादी एजेंडा चलता है, सबके अपने अपने हैं। लेकिन यहाँ पर एक संविधान का आदर फिर भी करते हैं लोग। यानी सब, चाहे बेशक जो राजनीतिक दल हैं विभिन्न विभिन्न एजेंडे लेकर चलें, लेकिन एक संविधान का आदर जरूर करते हैं। यहाँ पर एक चीज निकल कर आती है, बताया गया एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल और दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ट्रैफिक नियमों का कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ट्रैफिक नियमों के ज्ञान की बात करता हो, यानी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ट्रैफिक नियमों के पालन के ऊपर 1 घंटा पर लेक्चर दी जाए कि भाई 1 घंटे तक लेक्चर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब उसका चालान कटेगा ना, यानी जब उसका चालान कटता है ट्रैफिक में, तो वो भी बहस करता है। यानी वो भी जोरदार बहस को रोक नहीं पाता है। यानी वही लगता है आदमी को भाई चालान कट गया, हमारा चालान कटने का मतलब फीस देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप कितना भी नैतिक बातें कर लें, कभी कभी इस चीज़ को लेकर भी विरोध कर देते हैं, विरोध कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि समाज में कितने अंतर या असहमति को सहन किया जाता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समाज में जो असहमति है कितने स्तर तक सहन की जाए, या फिर कितनी इसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए सहन करने की। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर है आपकी, वो है कानूनी या गैर कानूनी। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें सहमति या असहमति होने का उनका कुछ रीजन है, कानूनी हो, गैर कानूनी हो, वैध या अवैध हो, या माननीय या अमाननीय सीमाएं हो। यानी हमने एक सीमा बना रखी है कि भाई किसी चीज़ को असहमत कैसे माने, या तो कानूनी रूप से गलत हो या कानूनी रूप से सही हो, या फिर वैध हो या फिर अवैध मानी गई हो, या फिर माननीय हो यानी हम उसे मान सकते हैं, या फिर न मानने योग्य हो। तो हम इस आधार पर किसी का विरोध दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर एक नैतिक आरोप लगता है, नैतिक आरोप यहाँ पर ये लगता है कि सामान्य जो आपका यहाँ पर कहा गया सामान्य रूप से उनमें एक शक्तिशाली नैतिक आरोप होता है। ये ऐसा कहा जाता है कि अपराध जो है, अपराध की उत्पत्ति जो है कानून से ही हुई है। यानी लोगों का तमाम जो आपके समाजवादी दृष्टिकोण वाले हैं इन सबका एक तर्क है कि जो अपराध पनपा है वो आपके कानून से ही पनपा है। कहीं ना कहीं कानून ने ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अपराध के लिए एक रास्ता तैयार किया है। कुछ हद तक ये सही भी है, कुछ हद तक ये गलत भी है, और ये बात हकीकत है। आप अगर अपने संविधान को देखें, संविधान को थोड़ा डीपली देखें, तो आप देखते होंगे जो संविधान में वर्णित उपबंध हैं उन उपबंधों का फायदा उठाकर कुछ लोग बार बार अपराध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, और इस बात का वो फायदा उठाते हैं लगातार। यानी तमाम तरह के उन्हें कैसे बचना है, अपने वकीलों से कैसे पैरवी करवानी है, सब कुछ हथकंडे आते हैं उन्हें। तो यहाँ पर वही है कि अपराध एक ऐसा कर्म है जो विद्यमान कानून को तोड़ता है, न ज़्यादा न कम। यानी कि अपराध क्या है,
आप कोई विद्यमान कानून को तोड़ रहे हैं, ना उसे कम कर रहे हैं, ना ही ज़्यादा, यानी कि आप कानून तो तोड़ ही रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ सीधा सीधा ये है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि किसी भी क्रिया की नैतिकता केवल इस बात से ही निर्धारित नहीं होती कि इसने विद्यमान कानून को तोड़ा है। यानी कहने का मतलब ये है, आप जो कोई कानून तोड़ रहे हैं, यानी कानून तोड़ने का मतलब अपराध कर रहे हैं, तो अपराध की नैतिकता ये नहीं है कि आपने कानून तोड़ा है तो आप अपराधी हो गए। कई बार हमने यहाँ पर भी इतिहास में ये भी देखा है कि कई सारे कानून जो हैं वो सामाजिक रूप से सही ना होने की वजह से तमाम हमारे जो राष्ट्रवादी आंदोलन करता है उन्होंने उन कानूनों को तोड़ा है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता ये कर रहे थे आंदोलन, और गांधी जी ने यहाँ पर दांडी में ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा था। तो वो कानून की नज़र से तो अपराध कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन जितने भी भारतीय थे, भारतीयों ने इस बात पर बहुत गर्व किया कि भाई गांधी जी ने जो है नमक कानून तोड़ा है। क्योंकि कुछ कानून क्या होते हैं, कुछ कानून सरकार अपने दंभ में, अपने मद में जो है, कह सकते हैं अपने मद में या फिर अपने दंभ घमंड में आकर जो कानून बनाती है, और वो कानून सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से गलत होते हैं। तो ऐसे कानूनों का विरोध करना हमारा हक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि अपराध का मतलब ये नहीं है कि हर बार हम गलती कर रहे हैं, कई बार अपराध का मतलब नैतिक रूप से सही भी होता है। तो वही सब चीज़ है। यानी कि यहाँ कई दूसरे अपराध भी ऐसे हो सकते हैं, ये तो आपके नैतिक रूप से हैं जिनका आप दावा कर सकते हैं। कई अपराध ऐसे भी हैं जो नैतिकता का दावा नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर अपराध मालिक कौन से अपराध ऐसे हैं नैतिकता का दावा ना करने वाले, यानी आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं, किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो ये नैतिकता का दावा नहीं करने वाले अपराध हैं। तो यहाँ पर वही है, यानी मुख्य बिंदु यहाँ पर अपराध कानून को तोड़ना है और कानून द्वारा परिभाषित वैध सीमाओं के बाहर जाना है। अपराध का मतलब साफ साफ क्या है कि कानून ने जो भी सीमाएं तय की हैं, आप उन सीमाओं को लांघ कर दूसरी सीमाओं में जा रहे हैं, तो आप अपराध कर रहे हैं। यहाँ पर आधुनिक राज्य जो हैं, अगर हम आधुनिक राज्यों की एक प्रमुख विशेषता देखें, यहाँ पर बताया गया कि आधुनिक राज्य जो है, इनकी एक खास विशेषता ये है, ये अपने कार्य क्षेत्र में वैध हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार समझता है। वैध का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कुछ मुद्दों को लेकर जो आपकी वर्तमान राज्य सरकारें हैं, ये अपनी जो हिंसा जो करती हैं, यानी कि हिंसा इसको सही ठहराती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके बॉर्डर का लेता हूं, यानी कि आपके बॉर्डर पर कोई भी यहाँ पर गतिविधियां होती हैं, कोई भी आवाजाही होती है, तो स्वतंत्रता दी गई है बीएसएफ वगैरह को, आर्मी वगैरह को, आप उन्हें तुरंत तत्काल उन्हें खत्म करिए, क्योंकि मान लीजिए टेररिस्ट भी हो सकता है, तमाम बातें हैं। लेकिन इस बात को लेकर मानवाधिकार संगठन है, समाज सेवी कार्यकर्ता है, वो तरह तरह के सवाल उठाते हैं। यानी वैसे तो अगर आधुनिक राज्य की परिभाषा में देखें तो हमने किसी व्यक्ति को बॉर्डर पर इसलिए यहाँ पर शूट कर दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात में इन्वॉल्व था कि वो टेररिस्ट भी हो सकता है। हमने उसकी जांच नहीं की, लेकिन हमने शूट कर दिया क्योंकि वो भाई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, हमने उसका कारण नहीं जाना। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं, यानी कि जो आधुनिक राज्य हैं वो वास्तव में इन्हें वैध ठहराते हैं, यानी इनको वैध हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार समझता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, दूसरे शब्दों में राज्य जो है, यानी कि राज्य का मतलब सत्तावादी कार्यकारियों द्वारा कानूनी तौर पर हिंसा का प्रयोग कर सकता है। कानूनी तौर पर मतलब जो सही है। अब जैसे मान लीजिए कहीं जैसे आगजनी हो गई, कोई दंगा भड़क गया, तो आपने देखा होगा गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेगा या फिर धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। यानी कभी कभी इतना मामला बिगड़ जाता है। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि एक समाज में जो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रखा है, बना रहे, समाज की जो व्यवस्था है वो टूटे ना। यानी समाज में आप देखते हो कभी कभी अराजकता फैल जाती है, दंगे भड़क जाती हैं, तो करना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह का रूल निकालती है। आपने देखा होगा जगह जगह पर, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली में दंगा हुआ तो वहां भी करना पड़ा। जब दंगा रुका नहीं तो मजबूरी में उन्हें नाइट में आकर गवर्नमेंट ने, गृह मंत्री ने जारी कर दिया आदेश कि आप क्या करिए, करना है कि शूट एट साइट, अगर कोई व्यक्ति उपद्रवी आपको देखे तो तत्काल गोली मारो। तो यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिक राज्यों में हिंसा की परिभाषा जो है कहीं ना कहीं वो वैध रूप में यहाँ पर हिंसा को जायज ठहराया गया है। लेकिन इस बात को लेकर कई लोग जो हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कई राज्यों में ये भी है, प्रत्येक क्रिया को राज्य के खिलाफ देखा जाता है। यानी कि जैसे बताया गया, यदि मैं किसी व्यक्ति पर हमला अथवा उसे जान से मार दूं तो राज्य मुझे हिंसा के वैध के प्रयोग के एकाधिकार का हनन करने पर अभियोजित करेगा। यानी कि मान लीजिए राज्य अगर हिंसा कर रहा है तो चल रहा है, लेकिन अगर हम हिंसा कर दें, यानी मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का मर्डर कर दें, तब क्या होगा? तो राज्य हमें क्या करेगा? हमें कानूनी रूप से, हमने क्योंकि कानून का हनन किया है तो हम पर मुकदमा दायर करके हमारे ऊपर जो है जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगा। यानी हिंसा का जो एकाधिकार आप देखते हैं वो किसके पास है? राज्य के पास है। हिंसा वास्तव में अगर देखी जाए तो हिंसा सामाजिक व्यवस्था की शत्रु है और विरोध का उग्र रूप है, जो मात्र कानून का ही हनन नहीं करती है बल्कि जो सामाजिक मानदंड है इनका भी अतिक्रमण करती है। यानी समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है, समाज में मानक बने हुए हैं, उन मानकों को भी यहाँ पर
खत्म कर देती है। समाज में हिंसा जो है वो सामाजिक तनाव का एक प्रतिफल है। नहीं, समाज में लगातार जो तनाव निकल कर आ रही है, लोग असंतुष्ट हैं किसी बात को लेकर, इस बात को दर्शा रही है। और आप यहाँ देखेंगे कि ये इस तरह से यहाँ पर तमाम गंभीर समस्याओं की उपस्थिति भी यहाँ पर निकल कर आती है हिंसा के साथ। तो वही चीज़ आपने यहाँ जान ली कि हिंसा का दायरा आपने ये भी देख लिया कि हिंसा, राज्य अगर हिंसा करे तो वो कानूनी रूप से वैध है, लेकिन अगर आप हिंसा करते हैं तो आप कानून की नज़र में आप क्या है, दोषी हैं, यानी कि अपराधी हैं। तो आपने हिंसा का स्वरूप जान लिया। खैर, हिंसा की अब जो अवधारणा है वो आपके समाजशास्त्र में, सामाजिक व्यवस्था में इसको बिल्कुल जगह नहीं दी गई। समाजशास्त्री बार बार ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सामाजिक मानदंडों का अतिक्रमण करती है और ये नहीं होना चाहिए, राज्य की तरफ से भी नहीं होना चाहिए और किसी व्यक्ति की तरफ से भी नहीं होना चाहिए। समाजशास्त्री बार बार इस बात की पैरवी करते हैं। अगली आपकी हेडिंग है यहाँ पर गांव, कस्बों और नगरों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो आपके गांव हैं या कस्बे हैं या नगर हैं, इनमें कैसे सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है और सामाजिक परिवर्तन कैसे आया है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखें तो हमारे भारत के में आप देखेंगे दो तरह के आपके यहाँ नगरीकृत और ग्रामीण क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी आप एक तो नगरीकृत क्षेत्र देखेंगे, दूसरा देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र देखेंगे, और दोनों में ही आप देखेंगे जो सामाजिक संगठन है दोनों में अलग अलग होता है। यानी हमने देखा था, आप प्रीवियस जो आप किताब पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि शहरी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमारे सामाजिक संबंध जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, यानी कि औपचारिक फर्क, कि हाँ हाय हेलो हो गया बस चलते बने। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, हमारे संबंध जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, यानी प्रगाढ़ होते हैं। हमें पता होता है, एक एक व्यक्ति का पता होता है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कहाँ कहाँ उसके संबंध है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, हमें पूरा पता होता है। तो दोनों का स्वरूप संगठन समाज का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक अध्ययन शास्त्री हैं जिनका आप पिछले अध्याय में भी जिक्र पढ़ चुके हैं, ग्रामीण अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने MN श्रीनिवास ने जो है यहाँ पे बताया है कि कैसे जो गांव का उद्भव हुआ है, गांव में कैसे संरचना अस्तित्व में आई है, इसके बारे में MN श्रीनिवास का यहाँ पर एक अध्ययन है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। MN श्रीनिवास ने अपनी रिपोर्ट लिखी है। इनका मानना यह है कि पहले के जो समाज थे वो खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब क्या होता है, शिकार करके भोजन करना या भोजन संकलन करना, यानी कि या फिर अस्थायी कृषि, यानी कहीं कहीं निकल कर जा रहे हैं, कहीं से रास्ते में कुछ फल फूल लगे हुए उन्हें तोड़ लिया। तो ऐसे करके जो शुरुआत में जो लोग थे वो खाना बदोश थे। धीरे धीरे करके आप देखेंगे जैसे जैसे मानव विकसित होता गया है, मानवीय सभ्यता विकसित होती गई है, लोग स्थानीय कृषि में आ गए हैं, स्थानीय कृषि में हो गए, इन्वॉल्व हो गए हैं, और कृषि को वहाँ का उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे हैं, एक स्थान पर रहकर ही यहाँ पर कृषि करने लगे हैं और रहने लगे हैं। तो ऐसे यहाँ पर इनकी सामाजिक संरचना में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ है, भूमि सुधार वगैरह या फिर तकनीकी खोज का मतलब जो तमाम तरह के उपकरण हैं खेती करने वाले, वो भी उनके पास आए हैं। तो उनके पास अतिरिक्त उत्पादन की संभावना बढ़ी है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही अतिरिक्त उत्पादन आया है, अतिरिक्त उत्पादन होने की वजह से क्या हुआ है, यानी कि यहाँ पर संपत्ति का जमा हुआ है। यानी स्थायी कृषि का अर्थ यहाँ पर यह हुआ है कि संपत्ति लोगों के पास और ज़्यादा आ गई है, और संपत्ति जब ज़्यादा आ गई है तो क्या हुआ है, सामाजिक विषमताएं पनपने लगी हैं। यानी जब तक व्यक्ति खाना बदोश थे कोई दिक्कत नहीं थी, किसी के पास कुछ नहीं है, जो कुछ मिल रहा है उसमें से मिल बांट के खा ले रहे हैं। लेकिन जब लोग स्थायी रूप से कृषि करने लगे हैं, खेती करने लगे हैं, और खेती से उत्पादन होने लगा है, उत्पादन का जमाव होने लगा है, जमाव के बाद उन्हें लगने लगा है कि भाई हमारे पास तो इतना बड़ा खेत है, हमारे यहाँ इतना गेहूँ आ रहा है, आपके पास इतना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे करके आप देखेंगे सामाजिक विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, और सामाजिक विषमताएं जो उत्पन्न हुई हैं, इन्हीं विषमताओं से यहाँ पर आप देखेंगे अत्यधिक उच्च श्रम विभाजन ने व्यवसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया है। यानी कि जिन व्यक्तियों के पास ज़्यादा कौशल थे, जिन व्यक्तियों के पास नॉलेज थी, यानी ऊपरी अच्छी खासी नॉलेज थी, तो कहीं ना कहीं विशिष्ट आवश्यकता, जो व्यवसाय में विशिष्ट आवश्यकता होती है, उस बात को जन्म दिया है। यानी कि कौन कौन से लोग ऐसे लोग हैं जो विशिष्ट कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनको ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो ऐसे करके आप देखेंगे इन परिवर्तनों ने क्या है, गांव के उद्भव को एक आकार दिया है, और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर गांव का एक सामाजिक संगठन तैयार हुआ है। आप यहाँ देखेंगे अगर आर्थिक और प्रशासनिक शब्दों में अगर हम देखें तो ग्रामीण और नगरीय बसावट के दो मुख्य आधार आपको देखने को मिलेंगे। यानी अगर आर्थिक और प्रशासनिक शब्दों में अगर हम ग्रामीण और नगरीय बसावट को आज के समय में देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ये तो MN श्रीनिवास के अकॉर्डिंग था कि गाँव का उद्भव कैसे हुआ है और गाँव में सामाजिक संगठन कैसे बना है। ये तो MN श्रीनिवास ने अपनी जो रिपोर्ट है जो सुझाया है उन्होंने तर्क, वो तर्क यहाँ पे आपके सामने रखा गया था। अब हम यहाँ पर आर्थिक और प्रशासनिक रवैये से ये देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय बसावट कैसे हुई है। यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि आपकी प्रशासनिक क्षेत्र या फिर नगरीय क्षेत्र होते हैं, उनमें हमने कुछ जनसंख्या का पैमाना रखा था। आपको याद होगा 1991 की जनसंख्या में एक तर्क सुझाया गया था कि 5000 आबादी हो, 75% जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। इसके अलावा जो जनसंख्या घनत्व है 400
बताया गया था जनसंख्या घनत्व, तो इतना अगर है तो कहीं पर क्या है, किसी जगह को नगर घोषित कर दिया जाएगा। ये बात आपने पढ़ी है, हमने भूगोल में भी चर्चा की है, अर्थशास्त्र में भी क्लास 11th के अर्थशास्त्र में भी चर्चा की है, तो वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर आर्थिक और प्रशासनिक रूप में क्या है, जनसंख्या का घनत्व लेते हैं, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई क्षेत्र ग्रामीण है या फिर नगरीय है। यहाँ पर आप देखेंगे शहरों नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र में लोग ज़्यादा रह रहे होते हैं। जबकि गांव में अगर आप देखेंगे, आप लोगों की संख्या की दृष्टि से अगर आप गांव देखेंगे तो वे छोटे होते हैं, नहीं, लोगों की संख्या की दृष्टि से गांव छोटे होते हैं। लेकिन अगर आकार के अकॉर्डिंग देखें, शहर के आकार से आप कंपेयर करें, तो कहीं कहीं हम ये पाएंगे गांव जो है तुलनात्मक रूप में शहर से बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, यानी वैसे लोगों के हिसाब से छोटे हैं। लेकिन शहर के अगर लोग आकार के हिसाब से देखें, जमीन के आकार के हिसाब से देखें, तो गाँव जो काफ़ी बड़े हैं। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा आर्थिक और प्रशासनिक विभाजन में। आगे यहाँ बताया गया है, इसके अलावा यहाँ पर आर्थिक प्रारूप यही है कृषिजन्य, यानी कि यहाँ पर गांव की जो मोस्टली आबादी है वो कृषि कार्यों से ही संबंधित होती है। कृषि यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ बताई गई है कि मुख्यतः कस्बे तथा नगर में अंतर प्रशासनिक परिभाषा का विषय है, यानी प्रशासनिक रूप से हम सुगम मान लेते हैं किसी नगर को। नगर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो 1991 वाली परिभाषा जो दी गई है जनगणना की परिभाषा में, जो नगर की परिभाषा बताई गई है वो तो परिभाषा है ही है। कुछ यहाँ पर जो आपके प्रशासनिक नगर की परिभाषा तय की गई है वो ये बताया गया है, एक शहरी संकुल, यानी कि ये शहरी संकुल शब्द जो होता है ये जनगणना या कार्यालय रिपोर्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शहरी संकुल शब्द का। इसका मतलब क्या है, एक ऐसे नगर के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है जिसके चारों ओर उपनगरीय बस्तियां हों या उपनगरी हों, तो उसे शहरी संकुल बोला जाता है। यानी मान लीजिए बीच में एक शहरी संकुल है और इसके आसपास तमाम गांव हैं या छोटे छोटे नगर हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे शहरी संकुल बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया, उपनगरीय क्षेत्र या उपाश्रित व्यवस्थान होते हैं। और इसी में ही ये कहा जाता है महानगरीय क्षेत्र। महानगर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक से अधिक नगर जो है यहाँ पर आकर मिल रहे होते हैं, तो पूरा क्षेत्र महानगरीय क्षेत्र में आ जाता है। तो ये जो है आपका जो प्रशासनिक शहर है और महानगरीय क्षेत्र है, इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ इस चीज़ में देखेंगे कि जो आपके आधुनिक समाज है इनका विकास जो हुआ है उसमें नगरीकरण की प्रक्रिया अधिकतर देशों में आप देखेंगे लगातार देखी जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारे भारत में भी, यानी आप हमारे भारत में भी देखें तो भारत में भी नगरीकरण लगातार बढ़ रहा है। जबकि नगरीकरण अधिकांश जो विकसित देश हैं वो ज़्यादा नगरीय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकासशील देशों में भी नहीं है। विकासशील देशों में भी नगरीकरण के प्रति अब रुझान देखा जा रहा है। भले ये जो है आपके जो विकसित देश है, विकसित देशों की तुलना में तीव्र नहीं है या मध्यम है, लेकिन हाँ नगरीकरण हमारे यहाँ बढ़ रहा है। अब जैसे यहाँ बताया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है 2007 की, इन्होंने कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 की रिपोर्ट में कि मानव इतिहास में जो आपका पहली बार संसार की जो नगरीय जनसंख्या है ये ग्रामीण जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। यानी इनका मानना ये है कि आने वाले कुछ सालों में जो आपके शहर की जनसंख्या है ना, वो एक दिन ग्रामीण जनसंख्या को भी यहाँ पे पीछे छोड़ देगी। यहाँ पर अगर हम स्वतंत्रता के बाद अपने भारत का अध्ययन करें तो स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद अगर अध्ययन किए गए हैं तो पहले ही पता लगाया गया है कि 1901 में हमारे यहाँ केवल 11% लोग नगरों में रहते थे। उसके बाद 1951 तक 17% पहुँच पाए हैं। 2001 तक आपके यहाँ 28% लोग आपके जो शहर में पहुँच पाए हैं, नगर में पहुँच पाए हैं। लेकिन अब 2011 की जो जनगणना है ये बताती है कि 35% हमारी जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। यानी आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बीते 100 सालों में नगरीकरण में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। आप ये यहाँ पर एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। अगली हेडिंग है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। यानी हम जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होती है और सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर कैसे आते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि गांव की स्थिति लगभग भिन्न होती है शहरी आकार के मुकाबले। गांव का आकार भी छोटा होता है। आकार छोटा होने की वजह से जो लोग होते हैं वो लगातार यहाँ पर इनके संबंध जो होते हैं व्यक्तिगत संबंधों पर विश्वास रखते हैं। यानी कि यहाँ पर गांव का हर व्यक्ति हर गांव के दूसरे व्यक्ति को देखकर पहचान लेता है। खास करके जो गांव होता है वो गांव एक सामाजिक संरचना जो होती है वो परंपरागत तरीके इनको जो चले आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चलती है। परंपरागत तरीकों में यहाँ पे कुछ संस्थाएं भी काम करती हैं, जैसे हर जाति की अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, कुछ धर्मों के भी अपने रीति रिवाज हैं, या सांस्कृतिक या परंपरागत प्रथाएं होती हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने जो है कार्यों का परिचालन करते हैं लोग। साथ ही साथ यहाँ पर जो कोई परिवर्तन भी जो आता है तो परिवर्तन या तो किसी विशेष परिस्थिति में आए, यानी मान लीजिए बाढ़ आ गई हो या फिर कोई और आपदा हो, तो उस कंडीशन में परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। यहाँ पर जो परिवर्तन की जो गति है वो वास्तव में गांव में जो गति होती है वो नगरों की अपेक्षा काफ़ी धीमी होती है। इसका रीजन ये है, पहली बात ये है कि यहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है और बड़ा होने के बावजूद यहाँ पर लोग कम मात्रा में होते हैं, और जो लोग होते भी हैं वो उनमें भी स्तरीकरण देखा जाता है। स्तरीकरण का मतलब क्या होता है, कुछ यहाँ पर ऊपरी पायदान पर बैठे होते हैं, कुछ निचले पायदान पर बैठे होते हैं।
तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर विभिन्न परिस्थितियाँ जो होती हैं कि ये सुनिश्चित करती हैं कि समाज के अधीनस्थ समूहों के पास ग्रामीण इलाके में अपने नगरीय भाइयों की तुलना में यहाँ पर जो रिसोर्सेज वगैरह हैं या अभिव्यक्ति के दायरे हैं वो वास्तव में बहुत कम होते हैं। यानी आप देख पा रहे हैं शहर के लोग अभिव्यक्ति ज़्यादा कर पा रहे हैं जबकि यहाँ के लोग अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या क्या है? कहने का मतलब ये क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे से सीधा संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ऐसे करके यहाँ पर सीधे तौर पर समुदाय के साथ भी यहाँ पर जुड़े होते हैं। समुदाय के साथ जुड़े होने की वजह से क्या होता है, आप कुछ बातों को लेकर असहमत या नहीं हो पाते हैं, अपना प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में एक व्यक्ति जो है किसी एक जो सवर्ण जाति के व्यक्ति रह रहे हैं, कुछ यहाँ पर दलित जाति के व्यक्ति रह रहे हैं, तो यहाँ पर वो देखने को मिलेगा हमें कि जो दलित जाति के व्यक्ति हैं ये प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं सवर्ण जातियों का, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका बहुमत भी कम है। बहुमत कम होने के अलावा यहाँ पे सामाजिक रूप से जो आपकी ग्रामीण संरचना है, ग्रामीण संरचना में भी ये निचले पायदान पर है, तो कहीं ना कहीं इनका हौसला है या जो कह सकते हैं इनका साथ देने वाला यहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसे करके आप देखते होंगे कि यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि उल्लंघन करने वाले जो होते हैं, मान लीजिए गाँव में जो उनकी सामाजिक रीति रिवाज हैं, तो उनका अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो यहाँ पर लगातार जो प्रभावशाली वर्ग है, प्रभावशाली वर्ग से अभिप्राय यहाँ पर ऐसी जातियाँ जो अगड़ी जातियाँ बोली जाती हैं या फिर जो सामाजिक पायदान में ऊपर हैं। ग्रामीण स्तर पर आप देखते होंगे हर गांव हर जगह, यानी आप अगर एक जाति वाला गांव है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जहां पर अगड़ी और पिछड़ी जातियां या फिर जो सवर्ण जातियां हैं वो साथ साथ देखने को मिलती हैं। तो वहां पर हमें इस तरह का स्तरीकरण या इस तरह का विभेद ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर वही चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रभावशाली वर्ग होते हैं इनका रोजगार के साधनों पर ज़्यादा नियंत्रण होता है, अधिकांश अन्य संसाधनों का ये नियंत्रण करते हैं और गरीब लोग जो हैं कहीं ना कहीं इन पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो उनके पास ज़मीनें होती नहीं है, मजदूरी वगैरह के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। तो वो भी ये कोशिश करते हैं कि सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उनको तोड़ने का प्रयास नहीं किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो आजीविका होती है वो इन्हीं पर निर्भर है। किन पर? नहीं, प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर है। और मान लीजिए प्रभावशाली वर्ग के खिलाफ ये जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके रोजगार पर, इनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से कि ये कहीं ना कहीं टकराने से ये बचते हैं और यहाँ पर संगठित भी नहीं हो सकते हैं। संगठित इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि भाई क्योंकि संगठन का मतलब क्या है, संगठन तब होगा जब ज़्यादा लोग होंगे। अब ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं ये बलशाली वर्ग से बचने का प्रयास करते हैं, यानी कि यही कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी करके इनसे बचा जाए, इनसे सीधा सीधा न टकराया जाए। तो हमें यहाँ पर देखने को मिले ये चीज़ें मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना के संदर्भ में होने वाला जो परिवर्तन है ये बहुत ज़्यादा धीमा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना एकदम परिवर्तित नहीं होती है जैसे शहरों में परिवर्तित हो गई। शहरों में आप देखते होंगे, शहरों में एकदम पूंजीपति वर्ग का बोलबाला हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो पुरानी वाली जो आप देख रहे हो जाति प्रथा, उसका बोलबाला आज भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि इनकी और भी धीमा होता है क्योंकि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और मजबूत और स्थिर होती है। यानी शहरी व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं है, ये ग्रामीण व्यवस्था जो है यहाँ पर आप जो सामाजिक व्यवस्था यहाँ की देखेंगे वो काफ़ी मजबूत है। इस वजह से यहाँ पे परिवर्तन कर पाना यहाँ पर इसमें संभव नहीं हो पाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं इसमें आगे। यहाँ पर बताया गया है जैसे आज के समय में, आज के परिवेश में बहुत सारे गाँव लगातार जो है ये नए संचार के नए साधनों से जुड़ रहे हैं, खासकर टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह। तो कहीं ना कहीं आप अब देखेंगे आप सांस्कृतिक पिछड़ापन गांव और नगरों के बीच काफ़ी कम हो गया है या फिर ना के बराबर है। यानी हम जो पिछड़ेपन का अर्थ लगाते थे या एकांत गांव का अर्थ लगाते थे, तो आज के समय में हमें ऐसे बहुत ही कम गांव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर बताया गया है कि कृषि से संबंधित जो परिवर्तन है इन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं जो कृषक हैं यानी किसान हैं उनके जीवन पर यहाँ पे प्रभाव डाला है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जो आपके यहाँ भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया आज़ादी के बाद, तो भूमि सुधार कार्यक्रम जो चलाया गया उसके बाद हमें ये देखने को मिला जो भूस्वामी वगैरह थे यानी भू जमींदार वगैरह थे उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। अब यहाँ पर जो ज़मीनें थी, आपको पता होगा कि जो आपके भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया उसमें ज़मीनें वगैरह जो थी ये जमींदारों से लेकर किसके दे दी गई, वास्तव में जो भूमिहीन कृषक थे यानी जो उसकी देखभाल करते थे, उनके यहाँ मजदूरी करते थे, उन्हें ये ज़मीनें दे दी गई। तो ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो ज़मीनें वगैरह थी ये खास करके उन लोगों के पास थी जो कि मध्यवर्ती जातियाँ बोली जाती हैं या फिर ये ज़्यादातर लोग जो थे कृषक नहीं थे। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं ये जो लोग थे यानी जिनके पास ये जमींदारी रही है या ज़मीनें ज़्यादातर रही हैं जिनसे ज़मीनें छीनकर गरीब तबके के लोगों को दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सामाजिक स्तर भी अच्छा खासा था, राजनीतिक शक्ति इनकी जो थी इस ज़मीनों की वजह से इनकी पहचान भी अच्छी खासी बनी हुई थी और कहीं ना कहीं चुनाव वगैरह जीतने में भी इन्होंने जो है एक अहम योगदान अपना इसी पावर का निभाया। इसी पावर के खातिर इन्होंने जो है तमाम चुनाव वगैरह जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं और अपना प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित कर पाए हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी इनके पास जो संसाधन थे इन संसाधनों ने ही इन्हें एक सामाजिक स्तर प्रदान किया और राजनीतिक शक्ति में भी इनका जो है बढ़ावा किया।
एम.एन. श्रीनिवास ने इन जो जातियां हैं, खास करके प्रभावकारी जातियां हैं, इन्हें प्रभावी जातियों का नाम दिया है। यानी ऐसी जो मध्यवर्ती जातियां या उच्च जातियां हैं, इन्हें प्रभावी जातियों का नाम से पुकारा है। यानी कि इनका मानना यह है कि ये प्रभावी जातियां आर्थिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली हो गई थी और कहीं ना कहीं गांव पर इनका वर्चस्व भी था और कहीं ना कहीं गांव की चुनावी राजनीति है इसको भी इन्होंने प्रभावित किया है, क्योंकि इनके पास संसाधन है तो चुनाव भी लड़ सकते हैं, चुनाव में अनाप शनाप पैसा भी खर्च कर सकते हैं। यानी कि आप देखते होंगे ये जो प्रधानी वगैरह का चुनाव है, सरपंच वगैरह का चुनाव है, उसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं गांव स्तर पर। तो ये कहीं ना कहीं इनके पास पैसा था, इन्होंने उसका जो है दुरुपयोग भी किया है, ये बात हम देख सकते हैं। यहीं आप देखेंगे आज के संदर्भ में प्रभावी जातियां स्वयं अपने से निम्न जातियां, यानी कि जो इनसे निम्न जातियां हैं या इनसे निम्नतर या अत्यधिक पिछड़ी जातियां हैं, इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया है इससे आज की जातियां स्वयं भी जूझ रही हैं। यानी हमें यह देखने को मिलता है, आपके यहाँ पर एक यहाँ पर उदाहरण ये दिया गया है कि आज के समय में जो सबड़ जातियां कभी रही थी, वो सबड़ जातियां जो निम्न जातियां हैं या फिर जो ओबीसी कास्ट हैं, उनके प्रभाव से आज खुद जूझ रही हैं। इनके क्योंकि इन्होंने विद्रोह किया है, विद्रोह इतना ज़्यादा किया है कि आज हमारे यहाँ पर कुछ गाँव का उदाहरण भी दिया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों का उदाहरण दिया गया, बिहार यूपी की कुछ जगहों का उदाहरण दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो अब जो सबड़ जातियां हैं वास्तव में ये अब गांव में अल्पसंख्यक में पहुंच गई हैं और खास करके जो निम्न वर्ग है या ओबीसी वर्ग है, अब वो इन्हें शोषित करने लगा है, वो इनका शोषण करने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये आज स्वयं भी जूझ रही हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बात दर्शाई गई है, दिखाई गई है कि कभी ये शोषक जातियां नहीं थी, आज वो खुद कहीं ना कहीं शोषण के शिकार बन गई हैं। तो वो बताया गया है कि स्वयं भी ये इस तरह से जूझ रही हैं। तो कहीं कहीं स्थिति ऐसी है भी, आपने देखा होगा, आप अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो आप पाते होंगे कि कहीं कहीं पर जो सबड़ जाति वाले व्यक्ति हैं उनका भी शोषण हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सबड़ जातियों ने जो है निम्न जातियों का किया है शोषण, लेकिन आज के परिवेश में अगर आप आधुनिक समाज में देखेंगे तो आधुनिक समाज में आपको दोनों तरीके देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आज जो निम्न जातियां जो कहीं ना कहीं मजबूत हो गई हैं, ओबीसी जातियां कहीं ना कहीं जो मजबूत हो गई हैं, अब उनका एक तरह से कह सकते हैं एक सामाजिक प्रभुत्व बढ़ गया है, सामाजिक वर्चस्व बढ़ गया है। तो उन्होंने जो अगड़ी जाति वाली थे उन्हें भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह की घटनाएं कोई आम नहीं है, यानी सॉरी आम बोल रहा हूं मैं, ये आम बात हो गई है इस तरह की घटनाएं। यानी आप अगर देखें आज समाज उठाकर तो समाज में इस तरह की घटनाएं आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगी। तो ये एक सोचना या कहना गलत है कि केवल और केवल निम्न जातियों के साथ ही भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। समाज की परिस्थिति अब चेंज हुई है, क्योंकि हम लगातार बोलते जा रहे हैं कि आधुनिक समाज है और आधुनिक समाज में हमें ये सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें नई मशीनरी, तो नई मशीनरी की आने की वजह से क्या हुआ है, एक तो श्रम में बचत हुई है, फसलों को नवीन पद्धति से हम उगा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मजदूरों की मांग थी इसमें भी परिवर्तन आया है। ऐसे करके आप देखेंगे जो विभिन्न सामाजिक समूह थे, जैसे जमींदार और मजदूरों के बीच संबंध थे, तो कहीं ना कहीं अब उनमें आप देखेंगे अब मजदूर खुलकर अपनी बात रख पा रहा है, मजदूर खुलकर जमींदारों से मांग पा रहा है कि भाई मोलभाव कर पा रहा है। तो इनमें भी परिवर्तन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यानी पहले जो मजदूर बोल ही नहीं पाता था अपने जमींदार के आगे, जो कुछ मिल गया उसी में खुश रह लेता था, अब मजदूर भी यहाँ पर डिमांड करने लगा है कि भाई नहीं, हमें इतनी यहाँ पर मजदूरी चाहिए तो चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो कृषि की कीमतों में आकस्मिक परिवर्तन हुआ या फिर सूखा, बाढ़ जैसी ये अचानक से आने वाली तबाहियां वगैरह हैं, तो इस वजह से आपके किसान जनसंख्या है भारत में, ये खास करके अपनी सुसाइड वगैरह ज़्यादा कर रही है। यानी कि आप अगर महाराष्ट्र वाली रीजन में देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं सूखे की वजह से। वहीं आप देखेंगे कुछ ऐसे कार्यक्रम, गैस कार्यक्रम भी हैं जो निर्धन ग्रामीणों को ध्यान में रखकर चलाए गए हैं। इनमें से आपका एक 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जो कि मनरेगा जिसके तहत चल रहा है, तो वो भी आपने देखा है। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में कैसे सामाजिक परिवर्तन आया है, कैसे सामाजिक व्यवस्था चल रही है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अब बात कर लेते हैं यानी शहरी परिवेश की, नगरीय परिवेश की। नगरीय परिवेश का क्या हाल है। नगर की संकल्पना कोई नई नहीं है, यानी ये बात सब लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में भी नगर थे। आप अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो उठाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि प्राचीन समय में भी वैभवशाली नगर रहे हैं। यानी कि नगरवाद की जो परिघटना है ये जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। अगर आप देखेंगे जनसामूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति की आधुनिक घटना है। अगर हम आधुनिक काल से पहले के नगर उठाकर देखें तो आधुनिक काल से पहले के नगर आपके व्यापार, धर्म, युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। देखिए ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आपका ये वाला जो पेज है ना, इस पेज से आपके यूपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि एक प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था कि धार्मिक नगर कौन से हैं आपके यहाँ पर, औद्योगिक नगर एक प्राचीन काल के कौन से थे, ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है। तो ये वाला पेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखना। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, जो आधुनिक काल से पहले के पुराने नगर थे वो खास करके व्यापार, धर्म या युद्ध के कारक थे, और ऐसे करके नगरों की महत्ता, स्थिति ये सब तय होती थी इनके आधार पर। यानी कि व्यापार के आधार पर, धर्म के आधार पर, युद्ध के आधार पर इनकी महत्ता तय होती थी। काफ़ी सारे नगर ऐसे थे जो मुख्य व्यापार मार्ग में पड़ते थे या पत्तन या बंदरगाहों के किनारे बसे थे, तो इन्हें प्राकृतिक रूप से उस चीज़ का लाभ मिल जाता था, उनकी ग्रोथ
अचानक से बढ़ जाती थी। कुछ नगर जो होते थे सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते थे, यानी आपने देखा वो सामरिक दृष्टि का मतलब कि लोग ऊंचाई पर जाकर किला बनाते थे अपना और वहां से पूरे नगर की निगरानी कर पाते थे ताकि कोई भारी सेना वहां पर आक्रमण न कर पाए। इस तरह से भी यहाँ पे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते थे कुछ नगर, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इन एग्जाम्पलों को लिखना चाहें तो आप नोट कर लेना। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक प्राचीन नगर आपका था जिसका नाम था तेजपुर, ये मध्यकालीन व्यवसायिक नगर था। वहीं आपके केरल में अरब सागर पर जो आपका है कोझिकोड, यानी जिसका नाम अब कालीकट है, यानी पहले कालीकट नाम से जाना जाता था, अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है इसे, ये आपके मध्यकालीन व्यवसायिक नगर रहे हैं। वहीं आपके मंदिर नगरों की बात करें या धर्म स्थानों की बात करें तो राजस्थान में अजमेर आपका जो है मंदिर नगर है, वाराणसी आपका जो है इसी तरह से आता है, ठीक है। तमिलनाडु में मदुरई है आपका, ये मंदिर नगर है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो नगरी, अगर आप समझें नगरी जीवन को समझें तो आप ये पाएंगे कि प्राचीन समय में भी नगर थे। प्राचीन समय में नगर जो होते थे वो व्यापार, धर्म और युद्ध के कारण उनका महत्व होता था, यानी आज के जैसे नहीं है। आज के जैसे आज के नगर तो केवल व्यापार पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारी यानी सब जो चीज़ें थी, व्यापार, धर्म, प्रशासनिक सेवाएं, ये सब देखी जाती थी। अगर हम आज के समय में अगर नगर को उठाकर देखें तो नगरी जीवन आधुनिक, यानी कि नगरी जीवन और आधुनिकता दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें देखने को मिलता है कि आज के परिवेश में अगर हम देखें तो नगरी जीवन क्या है, यानी यहाँ पर हमें आधुनिकता भी देखने को मिलेगी, आधुनिकता के साथ साथ नगरी जीवन भी आगे बढ़ रहा है, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। यहाँ पर नगरों की बात, ये बात तो जानते ही हैं आप कि नगरों में कम क्षेत्र में सघन जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, ये बात आप जानते हैं। खास करके नगरों को यहाँ पर अगर हम देखें तो नगर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र का मतलब क्या है, खास करके आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की भावना है या जाति या कुल की भावना है, वो भावना प्रखर रहती है, वो भावना मूल रूप से रहती है। जबकि शहरी परिवेश में केवल और केवल क्या है, व्यक्तिवादता, यानी गांव में खास करके व्यक्तिवादता को हतोत्साहित किया जाता है, इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन नगर क्या है, व्यक्ति का पोषण करता है। व्यक्ति का मतलब क्या, इंडिविजुअल, यानी आपकी अपनी पहचान बनती है कि आप क्या हो, आपका प्रोफेशन क्या है, ये नगर में आपकी अपनी पहचान बनती है कि प्लम्बर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या हो। गांव में ऐसा नहीं है। गांव में आपकी पहचान जो होती है वो खास करके आपके परिवार से, कुल से, आपकी जाति से होती है। ये आप अंतर आप देखना, समझना। तो यही चीज बताई गई है कि गांव में व्यक्तिवादता को हतोत्साहित किया जाता है, यानी गांव में व्यक्तिवादता के आधार पर अपनी प्रख्याति नहीं मिलती है। आप किस जाति में जन्म लिया है, किस परिवार में जन्म लिया है, इसके अकॉर्डिंग आपका सामाजिक स्तर तय होता है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको व्यक्ति का पोषण किया जाता है, यानी आपकी स्किल्स हैं आपके अंदर, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिकांश कलाकार, लेखक, जो मनीषी का मतलब होता है, जो विद्वान वगैरह हैं, इन्होंने नगर को व्यक्ति का स्वर्ग कहा है, तो गलत नहीं थे। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बात हकीकत है कि यहाँ पर ये जो स्वर्ग बोलने वाला रीजन है, यहाँ पे स्वतंत्रता और अवसर के कुछ जो लेवल हैं, कुछ जो है अवसर है, वो सभी को नहीं मिला है, कुछ ही व्यक्तियों को मिल पाया है। कुछ व्यक्तियों का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ व्यक्तियों से अभिप्राय क्या है कि सामाजिक स्थिति के अकॉर्डिंग या आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग जो लोग यहाँ पर ऊपरी पायदान पर थे, यानी कि जिनके पास पैसा था, जिनके पास पावर थी, वो लोग लगातार आप देखेंगे वो अल्पसंख्यक लोग विलासी, पूर्ण रूपेण उन्मुक्त और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। जबकि अन्य लोग जो नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उनका जीवन आज भी बाध्यताओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर उन लोगों को जो है सामाजिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं है, उन्हें जो है लगातार इन सब से जूझना पड़ता है। जैसे आप नगर में भी देखेंगे कि जो नए नए लोग एंट्री करते हैं, नई नगर में भी समूह पहचान के विकास पर आप यहाँ पर प्रतिपालित होते हैं। जैसे प्रजाति के आधार पर, धर्म, नरजाति, जाति, प्रदेश, समूह या कौन से कस्बे या शहर से आ रहे हैं, इस अकॉर्डिंग भी लोग अपने अपने संबंध यहाँ बना लेते हैं और ये पहचानें भी यहाँ पर खासकर देखी जाती हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कुछ कुछ महानगरों में, जैसे अपने अपने एरिया वाले हैं, सबको पता है, यानी कहाँ कहाँ पर आपकी राजधानियाँ हैं हर राज्य में, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ जिलों वालों को रूम नहीं देते हैं। ये बात आपने सुनी होगी कि ये तो नाम सुन के रूम नहीं देंगे। ये बात आपने भी देखी होगी, कई जगह आपने सुनी होगी कि कहीं आप जाएं और उस जिले का नाम लिख दें तो आपको लोग रूम नहीं देंगे, कमरा नहीं देते हैं, कहते हैं कि भाई वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। इस तरह की भावना बनी हुई है। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि आप नगरों में ऐसा नहीं है, नगरों में ये सब चीज़ें नहीं, नगरों में भी होती हैं, नगरों में भी समूह पहचान देखने को मिलती है हमें। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो कम स्थान में इस तरह से जो ज़्यादातर लोगों का जन्माव हो जाता है, ये पहचान को और तीव्र करता है और उन्हें इस अस्तित्व, प्रतिरोध तथा दृढ़ता की रणनीति का अभिन्न अंग बनाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जो कम स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जमाव हो जाएगा, ये पहचान को तीव्र करता है। पहचान का मतलब क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप प्रोफेशन क्या है आपका, तो ये यहाँ पर भी पूछा जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे करके आप देखेंगे इसका विरोध की जो रणनीति है, इसका एक अभिन्न अंग बन जाता है। यानी कि तमाम जगह आपने देखा होगा, एक ही जगह से एक राज्य से आने वाले व्यक्ति अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि उनका दबदबा हो जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर
जो जनसंख्या है, जनसंख्या का उच्च घनत्व क्या होता है, ये अधिमूल्य पर अत्यधिक जोर देता है। अधिमूल्य का मतलब क्या है, लगातार कीमतें बढ़ती जाती हैं, रहने वगैरह के जो स्थान है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर जटिल समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि कीमत बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है हर व्यक्ति यहाँ पर आवास में नहीं रह पाएगा। तमाम जगह आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह जो देखते हैं वो इसी वजह से देखने को मिलती हैं। यहाँ पर नगरीय जो सामाजिक व्यवस्था है, नगरों में भी एक सामाजिक व्यवस्था करने वाले व्यक्ति कौन है, नगर पालिका वगैरह है, यानी नगर निगम वगैरह है। तो इनका प्राथमिक कार्य क्या होता है कि नगर की स्थानिक जीवन क्षमता को आश्वस्त करें, यानी नगर में जो उनकी निवास प्रणाली है, आवासीय पद्धति है, यातायात के साधन वगैरह हैं, जहाँ पर तमाम जो कर्मचारी आते जाते हैं इनके जरिए उनको हमेशा सुदृढ़ बनाया रखा जा सके ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। साथ ही साथ शहरी व्यवस्था में यहाँ पर जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, जन सुरक्षा, ये कस्बे के शासन पर नियंत्रण की आवश्यकता, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर होनी चाहिए। यानी ये सब चीज़ें जब अगर होंगी तभी यहाँ पर नगरीय सामाजिक व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। यानी आप अगर एक यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वाला अगर नगर में नहीं है तो क्या स्थिति बनेगी, जाम लग जाएगा, आप जाम खोल नहीं पाएंगे, यानी इतना भयंकर ट्रैफिक जैम लगेगा, आप सुबह से शाम तक उसी जैम में फंसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी एक शहर का नगरीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये चीज़ें भी जरूरी हैं और ये सब होना चाहिए। तो इन सब का दायित्व आप जानते होंगे सरकारी रूप से सरकारी संस्थाओं के हाथ में होता है, जो कि ये सब दायित्वों का भली ही महत्वपूर्ण निर्वहन भी करती हैं। आगे हम यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पर आगे बताया गया है आपके, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें से जो प्रत्येक कार्य है, प्रत्येक कार्य मतलब जन स्वास्थ्य, ये सब जो कार्य हैं, प्रत्येक कार्य अपने आप में एक बृहद उपक्रम है और योजना क्रियान्वित और रखरखाव को दुर्जय चुनौती देता है। यानी कि यहाँ पर आप शहर के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो शहर में चाहे जन स्वास्थ्य वाला कार्य हो, स्वच्छता या पुलिस वाला कार्य हो, अपने आप में एक अपने आप में उपक्रम है। उपक्रम का मतलब कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जो है एक बहुत बड़ा, जैसे कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो इनको रखरखाव करने में, इनको क्रियान्वित करने में वास्तव में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इससे और जटिल कौन बना देता है, यहाँ पर इसे और जटिल जो बना देते हैं वो बना देते हैं समूह की पहचान, नरजातीयता, धर्म, जाति इत्यादि के विभाजन। जाति इत्यादि के जो विभाजन होते हैं वो इन जो कार्य हैं, इन कार्यों के उपक्रम को जो है और यहाँ पे कठिन बना देते हैं। मान लीजिए कहीं किसी विभाग में अगर समूहवाद यानी ग्रुप वगैरह बन गए, या फिर आप देखते होंगे अपने अपने गुटबाजी वगैरह होने लगी, तो कहीं ना कहीं वो विभाग जो होता है अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं आपसी मतभेदों में फंसकर रह जाता है। यहाँ पर गरीब वगैरह जो हैं, गरीबों के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर आवास की समस्या भी आपको देखने को मिलेंगी। गरीबों के लिए आवास की समस्या, खास करके बेघर सड़क पर चलने वाले लोग इस प्रक्रिया को जन्म देते हैं, जो कि सड़कों, फुटपाथों, इन सब के नीचे यहाँ पर रहते हैं, बिल्डिंग वगैरह या खाली स्थानों पर अपना जहाँ कहीं डेरा जमा लेते हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ये सब यहाँ बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक शहरी संरचना दिखाई गई है, नगर में खरीदारी बताई गई है, नगर में कैसे खरीदारी हो रही है, ये सब चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि ये लोग जो रहते हैं, यहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ये भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जहाँ पर घिच पिच वाला रिहायशी इलाका होता है, जन सुविधाएं अभाव वगैरह होता है जन सुविधाओं का, और इन लोगों की जो बस्तियां होती हैं उनमें प्लास्टिक की चादर वगैरह ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अस्थायी बस्तियां होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्थायी बस्तियां नहीं होती हैं, बल्कि अस्थायी टेम्परेरी बस्तियां होती हैं, जो कि जो तमाम जो गंदगी है या फिर हम जो गार्बेज वगैरह बोलते हैं यानी ट्रेस वगैरह बोलते हैं, उसका जमाव करके ये लोग अपने घर वगैरह बना लेते हैं। जैसे ये सब चीज़ें बताई गई हैं। खास करके जो बस्तियां वगैरह होती हैं यहाँ पर, उन बस्तियों में दादाओं की जन्मभूमि होती है। दादाओं का मतलब क्या है कि शहर के तमाम ऐसे इलाके हैं जिन पर ये दबंग टाइप के लोग होते हैं, वो कब्जा जमा लेते हैं। जैसे देख लेते हैं सरकारी जमीन पड़ी है, इसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, उन्होंने क्या किया जाके उसे घेर लिया, वहां पर झुग्गी झोपड़ियां बसा दी। तो ऐसे करके यहाँ पर ये बलात् अधिकार के दिखाते हैं और वहाँ रहते हैं। तो इनका भी यहाँ पे प्रभुत्व चलता है, दादाओं का प्रभुत्व चलता है। आपने तमाम मूवियों वगैरह में देखा होगा कि ये इस एरिया का दादा है, वो इस एरिया का दादा है। मुंबई में खास करके है, और दिल्ली में तो नहीं है, दिल्ली में लेकिन मुझे नहीं मालूम दिल्ली का, लेकिन मुंबई में खास करके दादा वाला सिस्टम चलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे ही होते हैं दबंगई करके कुछ सरकारी ज़मीन वगैरह को घेर लेते हैं, और ये जो सरकारी ज़मीन पर अपनी जो बस्तियाँ वगैरह बसवा देते हैं, ये गैर कानूनी धंधे, अपराध, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके अड्डे बन जाते हैं। ये बात आप जानते होंगे। यहाँ पर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं यहाँ पर कि नगरों में आपकी कुछ सामाजिक सांस्कृतिक पहचान होती है, उसके आधार पर भी विभाजन होता है। यानी पूरे विश्व में नगरीय आवासीय क्षेत्र में समूह के आधार पर, प्रजाति या नरजातीयता के आधार पर, इसके आधार पर भी विभाजित होते हैं। तो इसके वजह से कभी कभी जो पृथकीकरण के परिणाम होते हैं ये भी हमें उजागर होते हैं। भारत में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है।
भारत में बताया गया है कि भारत में जो सांप्रदायिक तनाव होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, खास करके हिंदू मुस्लिमों को लेकर, तो ऐसे करके यहाँ पर जो बस्तियां वगैरह होती हैं तो बस्तियों के प्रतिरूप में अंतर आ जाता है। यहाँ पर जो बस्तियां सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए लोग क्या करते हैं, लोग ये फैसला लेते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति एक मुस्लिम है तो वो कोशिश यही करेगा कि हम मुस्लिम बस्ती में ही जाकर बसें, हिंदू बस्ती में ना बसें। कहीं कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो कोशिश यही करेगा कि हम अपनी हिंदू बस्तियों में जाकर बसें। तो ऐसे करके आप ये देखेंगे कि सांप्रदायिक दंगे वगैरह के डर से क्या होता है, यहाँ पर बस्तियों का गैटोआइजेशन हो जाता है। गैटोआइजेशन शब्द ये जो है आपका यूरोप से निकल कर आया है। आपको पता होगा जब जर्मनी में, जो नाजी जर्मनी में आप जानते होंगे, जब यहूदियों का नरसंहार हो रहा था तो यहूदियों की बस्तियों को इस तरह से गैटोआइज कर दिया गया था। गैटोआइज का मतलब क्या था कि मुख्य बस्तियों से उन्हें अलग कर दिया गया था। उनके नगरों को बिल्कुल उसी गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बेकार, घटिया किस्म का, निकृष्ट समझा जाता था। तो ऐसे करके जो सामाजिक जो उनके जो है देख सकते हैं समाजीकरण वगैरह जो था वो अवरुद्ध कर दिया गया था। यानी कि समाज की जो वास्तविक जो बस्तियां हैं उनसे इनका संपर्क काट दिया गया था। ऐसे करके ये लोग एक ही जगह पर यहाँ पर रहकर फंस कर रह गए थे। तो इस तरह से इनको गैटोआइजेशन शब्द यहाँ से निकल कर आया है, इन लोगों से ही। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, जब एक ही जाति विशेष के लोग या एक ही धर्म विशेष के लोग एक ही एरिया में रह जाते हैं तो क्या हो जाता है, गैटोआइजेशन हो जाता है। यानी कि उनकी मूल सामाजिक संरचना से उनका जो है अलगाव हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं समाज की जो मूल संरचना है उससे वो कट जाते हैं और केवल अपने ही धर्म विशेष में, जाति विशेष में फंसकर रह जाते हैं। तो तमाम शहरों में आपको देखने को मिलेगा गैटोआइजेशन भारत में भी यहाँ पर एक आम बात है। 2002 में आपके यहाँ जो गुजरात दंगे हुए हैं उसके बाद आप ये देखेंगे लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को हमें मिल रही हैं। लगातार आप 2002 के दंगे अगर गुजरात में देखेंगे तो गुजरात को ही नहीं तमाम जगहों को उठाकर देख लें, आप देखेंगे बस्तियां अलग अलग देखने को मिलेंगी। लोगों को लगता है कि भाई दंगा हुआ तो पता नहीं क्या हुआ, हमारा पड़ोसी अगर हिंदू है तो ये हो जाएगा, मुस्लिम है तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि लोगों ने अपनी अपनी जहाँ जहाँ धर्म विशेष के लोग ज़्यादा हैं उसी अकॉर्डिंग उन्होंने अपने वहाँ पर बसाव किया है। ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि जब ये गैटोआइजेशन की स्थिति हो जाती है तो ये लोग अपने यहाँ के लिए जो बुनियादी सुविधाएं वगैरह हैं ये भी अपनी सुविधाएं अपनी अपनी कर लेते हैं। जैसे अलग ट्रांसफार्मर होना, यानी इनकी बिजली पानी की सप्लाई अलग होना, इनकी पुलिस वगैरह की जो थाना वगैरह वो भी अलग होना, यानी अपने अपने अलग अलग इंतजाम करते हैं। सामूहिक रूप से इंतजाम नहीं होता है, गैटोआइज बस्तियों में इसी तरह से इंतजाम होते हैं। यानी इनकी बिजली पानी हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था अलग होती है। आगे यहाँ पर देखने को मिलता है हमें कि नगरीय परिवहन में व्यवस्था में प्रत्यक्ष और गंभीर रूप से जो आवासीय क्षेत्र के सापेक्ष औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यस्थल ये भी प्रभावित इनसे हुआ है। यहाँ पर नगरीय जीवन, यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये दूर दराज स्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक जन परिवहन प्रणाली की निर्माण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके रखरखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि तमाम लोग जो होते हैं इसी के जरिए जो आपकी जन परिवहन प्रणाली है इसके जरिए ही यहाँ पर अपने काम धंधे पर जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं परिवहन व्यवस्था का जो काम है, परिवहन व्यवस्था के काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनकी जीवन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं परिवहन के साधनों में आप देखते होंगे कि सरकार के बनाए साधन होते हैं, निजी साधन भी होते हैं। और ऐसे करके आप देखेंगे लगातार शहरों में ट्रैफिक प्रदूषण या जाम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे लगातार जब कार्यस्थल के लिए लोग निकलते हैं, जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी यहाँ पर क्रिएट होती है। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आप लंबी दूरी तय करते हैं, सफ़र तय करते हैं, उस सफ़र के दौरान भी आपकी कहीं ना कहीं एक नई उपसंस्कृति आप जो है वहाँ पर उसको जन्म दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए एक लंबा सफ़र कर रहे हैं तो आप एक प्रभावशाली राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र बन जाते हैं और कई बार एक बृहद उपसंस्कृति को बढ़ावा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मुंबई का एग्जांपल दिया गया है, मैंने भी मतलब काफ़ी साल ट्रेन में यात्रा की है तो देखा था कि तमाम जो लोग जिन्हें मैं कभी पर्सनली नहीं जानता था, ट्रेन में उनसे जो है दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो डेली अप डाउन करते थे तो मैं भी करता था तो उनसे जान पहचान हो गई थी ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं हम लोग बातें करते थे वहाँ पर, कई बार मूवी वगैरह देख लेते थे लैपटॉप ओपन करके। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर, यानी यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है तो यहाँ पर लोकल के नाम से प्रिय है, इसमें आप सफ़र करने वालों के बीच एक अनौपचारिक संबंध हो जाता है। ये लोग भजन गाना, त्यौहार मनाना, सब्जी काटना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको ट्रेन में दिखाई दे जाएंगी। यानी ये लोग पर्सनली नहीं जानते, पर्सनली बहुत कम जानते हैं, लेकिन चूंकि डेली के रूटीन में यात्रा कर रहे हैं तो एक संबंध स्थापित हो जा रहा है। ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लगातार आप जब कहीं सफ़र करते हैं लंबी दूरी का तो वहाँ पर एक आपकी उप संस्कृति जो है डेवलप हो जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
बताया गया कि नगर के जो शक्ति केंद्र हैं ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बने रहे हैं। उसके पश्चात इनका पतन हो गया है। पतन होने के इनके कारण काफ़ी सारे थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में खास करके आपके नगरों पर ही टारगेट किया गया था, यूरोप के नगरों पर ही टारगेट किया गया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनका पतन हुआ। और पतन होने के उपरांत सबसे पहले लोगों ने फोकस कहाँ किया है? छोटे नगरों की ओर फोकस किया है, उपनगरों की ओर फोकस किया है। ऐसे करके आप देखेंगे कई कारणों से संपन्न वर्ग ने नगरों के अंदरूनी भाग से पलायन किया है, और अंदरूनी भाग से पलायन करने के बाद ये लोग कहीं ना कहीं नई जगह पर पहुंचे, और नई जगह पर पहुंच के इन्होंने अपनी एक व्यवस्था को फिर से पुनरुत्थान भी किया है। तो ऐसे करके आप देखेंगे जब नई जगह पर या छोटे नगरों पर ये पहुंचे हैं तो वहां पर भद्रीकरण हुआ है। भद्रीकरण का एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। भद्रीकरण होता क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा कि हाईवे निकल रहा है, एक्सप्रेस वे निकल रहा है, तो जो जिन के खेत जो होते नहीं है हाईवे या एक्सप्रेस वे के बगल में आ जाते हैं, वो कहते नहीं अब तो हमारे मजे आ गए। ये सुना होगा वर्ड कि अब तो हमारी जमीन करोड़ों के हिसाब से बिकेगी, यानी एकदम राजा बन जाते हैं वो लोग। तो ये भद्रीकरण होना है, यानी एक निम्न वर्ग का व्यक्ति और अचानक से उसके पास संसाधन आ जाए, अचानक से संपदा आ जाए, उसकी स्थिति एकदम उच्च वर्ग जैसी हो जाए, उसे भद्रीकरण कहते हैं। जेंट्रिफिकेशन बोलते हैं इसे। यानी कि भद्रीकरण का मतलब क्या है कि एकदम किसी की अवस्था में परिवर्तन आ जाना। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आपके हाईवे निकलते हैं, जिन लोगों की जमीनें हाईवे में चली जाती हैं वो तो बेचारे एक बार जो कुछ मुआवजा मिला चल उनका तो साइड में हो गए, लेकिन जिनकी जमीनें हाईवे किनारे आ जाती हैं, रोड के यानी हाईवे वगैरह एक्सप्रेस वे के किनारे आ जाती हैं, उनके तो मजे आ जाते हैं। वो जमीनें करोड़ों रुपए की हो जाती हैं। ये बात आप भी जानते होंगे, क्योंकि वहाँ पर होटल वगैरह हैं, तमाम जो आपके रेस्टोरेंट वगैरह हैं या फिर अन्य तमाम जो उद्योग धंधे वगैरह वहाँ पर आराम से खोले जा सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे इन लोगों के एकदम इसके पास पैसा आ जाता है और एकदम ये अमीर बन जाते हैं। तो यहाँ पर भद्रीकरण यही है जो प्रतिवेश के पूर्वत निम्न वर्ग का मध्यम अथवा उच्च वर्ग के परिवर्तित स्वरूप को इंगित करता है। यानी साफ साफ मतलब यही है कि आप निम्न वर्ग से सीधे आप उच्च वर्ग में प्रवेश कर गए। यानी कि आप देखे होंगे भूमि की कीमतें बढ़ने पर उद्यमियों के लिए अधिक लाभदायक साबित होता है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया गया है, क्योंकि अचानक से ये एकदम बढ़ जाते हैं। और ऐसे करके आप देखेंगे नई नई जगहों पर, जैसे कहीं कहीं क्या है इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, तो आपने देखा होगा जो इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास के गांव थे, अब वो लोग भी एकदम उनके सामाजिक दायरे परिवर्तित हो गए हैं। यानी उन्होंने क्या किया, जो ग्रामीण परिवेश में जिनकी कमाई के कोई स्रोत नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ रूम बना दिए किराए पर। यानी जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए रूम दे दिए कि आप हमारे यहाँ किराए पर रहो। ऐसे करके उन्हें किराया भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनके पास रोजगार के साधन भी डेवलप हो गए हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे ये भद्रीकरण हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपकी भद्रीकरण की यहाँ पर परिकल्पना है। ऐसे करके यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। समाप्ति में यहाँ पर कुछ चीज़ें और कही गई हैं। समाप्ति में जैसे कहा गया है कि जन परिवहन के जो साधन है इनमें जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन, नगरों में सारे परिवर्तन ला सकते हैं। खास करके जन परिवहन के साधन अगर सरकारी हैं, गवर्नमेंट उनका जो है नियमन कर रही है, तो एकदम सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो है, यानी सामाजिक परिवर्तन कितना लाई है, क्या ला पाई है, वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यानी परिवर्तन तो ये है कि वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह कम कर दिया, लोग कम पैसों में ज़्यादा यात्रा कर पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है लास्ट में कि इस गवर्नमेंट को यहाँ पर जो तीव्र गति से नगरीकरण हो रहा है और नगरीकरण के कारण लगातार नगरों में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व करना चाहिए, ताकि जो नगरों में रहने वाली जनसंख्या है उसे किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो इस तरह की बातें इस लास्ट वाले पैराग्राफ में कही गई हैं। ऐसे करके आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो जा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।